ये कहानी है एक ऐसे 9 साल के बच्चे की जो अपनी गुलामी की जंजीर तोड़कर कैसे बड़े बड़े दिग्गजों को अपने आगे झुका देता है और अकेले पूरी दुनिया पर राज करता है। कहानी की शुरुआत साल 1172 से होती है, जहां हम अभी के नॉर्थ वेस्टर्न चीन के इलाके को देखते हैं, जिसे उस समय तंगूट साम्राज्य कहा जाता था, जहां बहुत सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप रहते थे जिनके लीडर को खान कहते थे। इन ट्राइब्स के खानों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि सभी को पावर की भूख थी। इसके कारण इनके बीच आपस में लड़ाइयां होती हैं, जिसमें दोनों तरफ के कई लोग मारे जाते हैं। मंगोलियन की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं होते थे, इसके लिए इन्हें एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, सभी लोग एकजुट होकर रह सके। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो यसुई था। ये पश्चिम चीन का छोटा मोटा खान था। यसुई अपने आदमियों और अपने बेटे तमुजिन के साथ निकला था ताकि अपने बेटे के लिए वो पत्नी ढूंढ सके। रात होते ही वो आराम करने के लिए वो अपने दोस्त के ट्राइब्स पर रुक जाते हैं। तभी सुबह तमुजिन अपने घोड़े के रस्सी बांध रहा होता है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम बोटे है। वो उसका नाम पूछती है और यहाँ आने का कारण पूछती है। तभी तमुजिन उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि वो यहाँ अपने पिता के साथ एक अच्छी पत्नी ढूंढने आया है। तब बोटे उसे कहती हैं कि उसे मुझसे शादी करनी चाहिए, और ये कहकर वहां से भाग जाती है। और रात को तमुजिन अपने पिता से बात करता है। तब उसके पिता कहते हैं, मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी पत्नी चाहिए जो सबसे ताकतवर ट्राइब से हो। कि तभी तमुजिन कहता है कि मैं अपने लिए खुद ही लड़की ढूंढना चाहता हूँ, जिस पर उसके पिता मान जाते हैं। अगले दिन सुबह यसुई उस जनजाति की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करता है और लड़कियों के पैरों को ध्यान से देखता है कि उन्हें लगता है कि मजबूत पैरों वाली लड़की अपने पति को खुश रख पाती है। इसके बाद तमुजिन सभी लड़कियों को देखता है और आखिरी में बोटे को ही पसंद करके अपनी पत्नी चुन लेता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन जनजातियों के नियमानुसार वो आने वाले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे ही वह उन लोगों का वहां से जाने का समय होता है, तभी तमुजिन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट देता है और जल्दी ही वापस आने का वादा करता है। ये कहते ही वो सब लोग आगे के लिए रवाना हो जाते हैं और आधा सफर तय करने के बाद वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। लेकिन इस बार वो थोड़े चौंकने थे, क्योंकि उनके सामने खान के ट्राइब्स के लोग बैठे थे। इसके बाद खान दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए अपने एक आदमी को दूध के साथ यसुई के पास भेजता है। यसुई वो दूध की कटोरी स्वीकार कर लेता है और बदले में वो भी एक दूध की कटोरी भेजता है। यसुई के आदमी उसे वो दूध खुद पीने से पहले अपने किसी आदमी को पिलाने के लिए कहते हैं, और वह ऐसा नहीं करता और दूध पी जाता है ताकि उसके सामने वाले खान का विश्वास बना रहे। दूसरी तरफ का खान भी यसुई का भिजवाया हुआ दूध पी जाता है, और कुछ समय बाद जब वो आगे का सफर जारी रखते हैं, तब यसुई के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसके कारण वो अपने घोड़े से नीचे गिरकर मर जाता है। ये साफ था कि उस खान ने यसुई की मजबूरी का फायदा उठाया और भेजे हुए दूध में जहर मिला दिया। तभी तमुजिन अपने पिता के पास जाता और उसके साथ वाले लोग वहां से जाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी परंपरा के मुताबिक उन्हें किसी ताकतवर और मजबूत नेता को फॉलो करना चाहिए। जिसके बाद तमुजिन अपनी माँ के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है यसुई का सबसे खास सैनिक तारगुताई यसुई की बहुत सारी भेड़ बकरियों और उसके घर पर कब्जा कर लेता है, और गुस्सा में आकर तमुजिन की माँ उसे बदुआ देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी मौत मेरे बेटे के हाथों से लिखी है, ये याद रखना। तारगुताई ये सुनकर चिंता में पड़ जाता है और वो उसी समय तमुजिन को मारने की तैयारी करता है। लेकिन मंगोलों की परंपरा के अनुसार किसी को मरने से पहले वो उसकी ऊंचाई रथ के पहिए से नापते हैं और कभी भी बच्चों को नहीं मरते थे। लेकिन तमुजिन की हाइट कम होने से वो बच जाता है। तभी तारगुताई उसकी माँ से कहता है कि जब अगले साल तमुजिन की ऊंचाई और उम्र बढ़ जाएगी तो वो उसे मारने जरूर आएगा। लेकिन जब सर्दियां आ जाती हैं तो तमुजिन के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। तभी उसे अपने पिता की कही हुई एक बात याद आती है कि बुरे वक्त में भगवान टेंड्रून उनकी मदद जरूर करेंगे। इसीलिए वो सीक्रेट माउंटेन की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। तभी रास्ते में उसका पैर बर्फ से ढकी हुई झील पर पड़ जाता है, जिसमें वो डूब के मरने वाला होता है। लेकिन तभी वहां उसकी उम्र का एक लड़का आ जाता है जिसका नाम जमुका था, जो उसे बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद जमुका और उसका बड़ा भाई उसे अपने घर ले जाते हैं, और वो और उसका बड़ा भाई अपने अपने हाथ पर कट लगाकर खून दूध में मिलाकर तमुजिन को पीने के लिए कहते हैं। अगली सुबह तारगुताई तमुजिन को ढूंढते हुए यहाँ भी पहुंच जाता है। तारगुताई के लोग उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, और वो उसकी ऊंचाई जब रथ के पहिए से नापते हैं तो उसकी ऊंचाई उतनी ही थी जितनी पहले थी। इसलिए वो लोग उसे तब तक कैदी बना लेते हैं
उनके ट्राइब का एक आदमी उसके घाव पर दवा भी लगता था और तभी वहां बारिश होने लगती है और सभी लोग अपने अपने घरों में भाग जाते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर वो बूढ़ा आदमी तमुजिन को तारगुताई के बंधन से मुक्त कर देता है। अपने गले में उस लकड़ी के फंदे को लटकाए हुए तमुजिन वहां से भाग जाता है। वो कैसे भी करके उस पहाड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां भगवान टेनरी रहते हैं। वहां पहुंचते ही वो एक इच्छा मांग रहा होता है। तभी उसे एक सफेद भेड़िया दिखता है, जिसके बाद तमुजिन के गले में फंसा फंदा अपने आप निकलकर नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हमें साल 1186 में ले जाया जाता है। तमुजिन अब बड़ा हो गया है और अब एक नौजवान लड़का बन चुका है, पर अंतर अब कुछ भी नहीं है। वो अब भी तरगुताई के लोगों से बचकर भाग रहा है। तभी एक दिन वो उसे ढूंढ ही लेते हैं और वापस उसे उसी लकड़ी के फंदे से बांध देते हैं जिससे उसे बचपन में बांधा गया था। तारगुताई उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, पर तमुजिन उसे ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है और खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा है और वो उसे पानी पिलाता है। उसी रात को जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, तभी तारगुताई तमुजिन से बात करने आता है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये सोचकर तमुजिन उसे उसी लकड़ी के फंदे से मारकर वहां से फरार हो जाता है। अब वो खान बनने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब पहले वो अपनी पत्नी से मिलने जाता है। बोटे अब बड़ी हो चुकी थी और खूबसूरत भी। तमुजिन वहां से अब अपनी माँ और बहन के पास जाता है। दोनों उन्हें देखकर खुश होती हैं। कई दिनों तक वो अपनी जिंदगी सुखी होकर जीते हैं, पर संकट एक दिन आ जाता है जब इन लोगों पर मरकीट जनजाति के लोग हमला कर देते हैं। कई सालों पहले तमुजिन के पिता ने इस मरकिट जनजाति के खान की मां को किडनैप कर लिया था। इसी बदले की आग को बुझाने के लिए वो लोग यहाँ बोटे को किडनैप करने के लिए आए थे। तमुजिन और बोटे वहां से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। मरकिट खान बोटे को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, इसलिए वो उसे किडनैप कर लेता है। लेकिन वही दूसरी ओर तमुजिन अपनी पत्नी को वापस लाने की कसम खा लेता है, लेकिन इसके लिए वो अकेला ही काफी नहीं था। इसलिए वो अपने खून वाले भाई जमुका के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, क्योंकि जमुका भी एक दमदार जनजाति का खान बन चुका था। लेकिन वो भी इसके लिए साल का टाइम मांगता है। धीरे धीरे 1 साल का समय भी निकल जाता है और वो दोनों भाई अब अपनी सेना लेकर मरकीट जनजाति पर हमला बोल देते हैं। मरकीट ट्राइब के लोगों को मारने के बाद वो जरूरी सामान अपने अंडर ले लेते हैं। तभी तमुजिन बोटे को एक टेंट में देखता है, जो कि अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके बाद भी वो इसे अपना लेता है और उसी रात ये लोग अपनी जीत का शानदार जश्न मनाते हैं। और जब वो लोग तमुजिन को सामान बांटने के लिए कहते हैं, तो तमुजिन सिर्फ 10% सामान ही अपने पास रखता है और बाकी 90% लड़ाई में मेरे लोगों के परिवार वालों को बांट देता है। जमुका के जनजाति के 2 लोग उसे प्रभावित होते हैं और तमुजिन के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि अब मंगोल भी अपना खान खुद चुन सकते हैं, तो जमुका भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये सब देखकर जमुका के मन को ठेस पहुंचती है और वो तमुजिन को अपना दुश्मन मानने लगता है। अगले दिन तमुजिन के आदमी जमुका के आदमियों को घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं और पास जाकर देखते हैं, पर पता चलता है कि मारे गए आदमियों में से एक आदमी जमुका का भाई है। जैसे ही ये खबर जमुका के पास पहुंचती है, वो तमुजिन को खत्म करने की कसम खाता है। वो आस पास के और जनजातियों के खानों से हाथ मिला लेता है और तमुजिन पर हमला कर देता है। तमुजिन को पता था कि इतने कम सैनिकों के साथ वो ये जंग नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो वहां के बच्चों और औरतों को वहां से भेज देता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए कहता है। तमुजिन लड़ने के बावजूद भी ये जंग हार जाता है। वो तमुजिन को गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते थे, इसलिए वो उसे किसी और जनजाति के लोगों को बेच देते हैं, जो बहुत दूर तक उसे रेगिस्तान में पैदल चलाते हैं। बहुत दूर तक चलने के बाद वो एक शहर में पहुंच जाते हैं जहां टेंगू डायनेस्टी का राज था। वो तमुजिन को जमीन पर बिठाते हैं ताकि दूसरे लोग उसे खरीद सकें। उसी दिन डायनेस्टी का राजा बाजार में आया हुआ था और वो उसे देख लेता है और उसे खरीदने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन राजा के लोग उसे तमुजिन को खरीदने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे खरीद लेता है। अगले साल मैंने देखा वो तमुजिन को एक पिंजरे में कैद करते हैं ताकि जो लोग वहां से गुजरे वो उसे देखकर हंस सके। इस कालकोठरी में रोज एक भिक्षु आता था जो इससे माफी मांगता था। एक दिन तमुजिन इस बौद्ध के सामने एक शर्त रखता है, अगर तुम मेरी पत्नी को ढूंढोगे तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु रेगिस्तान के रास्ते बोटे को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो साधु बूढ़ा था और रास्ते में गर्मी थी, जिसके कारण वो मर जाता है। लेकिन जब बोटे वहां से गुजर रही थी तो उसे बौद्ध भिक्षु के पास वही हार मिलता है जो उसे तमुजिन ने दिया था और समझ जाती है कि तमुजिन अभी भी जिंदा है।
और वो शहर की ओर निकल जाती है और वहां वो देखती हैं कि तमुजिन एक पिंजरे में कैद हैं जैसे ही रात होती है। बोटे वहां के एक सिपाही को रिश्वत देकर वहां से भगा ले जाती है। बोटे और तमुजिन घर आ जाते हैं जहां पूरा परिवार खुशी से और शांति से रहने लग जाता है। तभी बोटे तमुजिन को कहती हैं, सभी मंगोल एक जैसे ही होते हैं, चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। मंगोल के लिए यह आम बात थी। तमुजिन इस बात का बुरा मान जानता है और अपने परिवार को छोड़कर वहां से चला जाता है। अब वो कसम खाता है कि सभी जनजातियों को एकजुट करके एक नया मंगोलिया राज बनाएगा। अब चाहे किसी की जान भी लेनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगा। यहाँ से सीन कट होता है और साल 1196, जहां अब तमुजिन ने सबको इकट्ठा करके मंगोलों की बड़ी सेना बना ली है। अब उसके राजा बनने में एक ही रुकावट है, जो है उसका भाई झमुका। झमुका के पास भी एक बहुत बड़ी सेना थी। अब वो दोनों लड़ाई करने के लिए मैदान में उतर चुके थे। तमुजिन भाई होने के नाते झमुका को समझाना चाहता है, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे अपने सैनिकों को समर्पण करने के लिए भेज देता है, जिसके कारण झमुका के बहुत से सैनिक बेमौत मारे जाते हैं। युद्ध कई घंटों तक चलता है और इस बार तमुजिन बड़ी ही आसानी से जीत जाता है और वो झमुका समेत उसके कई आदमियों को बंदी बना लिया जाता है और उन्हें मारने की बजाय अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। रात में जब तमुजिन झमुका के पास बैठता है तो वो उसे बताता है कि अपना अपना राज बड़ा करने का ये लालच उन्हें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां वो दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। तभी झमुका कहता है कि अगर तुम्हारी जगह में होता ग्याला तो कब का तुम्हें मार देता है। तभी तमुजिन उसे माफ करके वहां से जाने देता है और हम बोटे को देखते हैं जो तमुजिन से मिलने आती हैं और वो उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। यहाँ से सीन में बदलाव होता है और हम तमुजिन को साल 1206 में देखते हैं, जो इस समय सभी मंगोलों का खान बन जाता है। अब लोग उसे गंगेज खान के नाम से जानने लगे थे और उसका दूसरा नाम चंगेज खान भी था। उसने पूरे के पूरे तंगूट साम्राज्य का खात्मा कर दिया था और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।